हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स पॉइंट। आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पे जो वर्ड प्लेन है इसका क्या मीनिंग है? मोशन इन टू डायमेंशंस। तो टू डायमेंशन वाला मोशन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल जैसे इस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब भी हमारा टू एक्सिस में मोशन होता है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। फॉर एग्जांपल राइटिंग ऑन अ बोर्ड और कॉपी, ठीक है, कॉपी के पेजेस पे हम राइट करते हैं या फिर बोर्ड पे राइट करने हैं, ये टू डायमेंशन में वैलिड है। वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे हम वॉक करते हैं तो आइदर हम जैसे ये वाला प्लेन है, ठीक है ना, ये ग्राउंड है तो इस पे हम चलते हैं तो ये वाला कौन सा मोशन हुआ? मोशन इन अ प्लेन। या फिर बॉल रोलिंग ऑन अ टेबल। तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाला एक टेबल है तो टेबल के ऊपर एक बॉल पड़ी है, तो ये वाली बॉल जब रोल करेगी, ठीक है, तो ये किसी भी एक्सिस में मूव कर सकती है, आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। तो जब भी दो एक्सिस में मोशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है? तो इस वाले जो चैप्टर है इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स। द वर्ड स्केलर, तो स्केलर का क्या मीनिंग होता है? इट इज those quantities which has only magnitude but no direction। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो क्वांटिटीज का, जिन क्वांटिटीज का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है वैल्यू, तो जिनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ। तो लेंथ एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। जैसे हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो हम ऐसे कभी भी नहीं बोलते कि 1 सेंटीमीटर इन नॉर्थ या 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कभी भी हम लेंथ के साथ डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते, तो इट मींस डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या क्या आती है? मास, ठीक है, जैसे 5 kg, 3 kg, तो उसके साथ भी डायरेक्शन नहीं आती। लेंथ, मास, टाइम आ गया, स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को होल्ड करती हैं बट उनके साथ डायरेक्शन नहीं आती, तो इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स में क्या होता है? दीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, यानी कि वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज में क्या आ जाता है? जैसे वेलोसिटी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया है कि जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो साथ में डायरेक्शन भी मेंशन होती है कि आइदर ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन के भी साथ में बात होगी तब वो क्वांटिटीज क्या होती हैं? वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं। तो वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क नहीं, फोर्स, और लगा लो मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आती है, तो दैट क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
डिफरेंस आता है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डिफरेंस में ही आपके कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड। ये क्या होता है? एक्चुअल जो में हम पाथ कवर करते हैं वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अगर हमने ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो अगर हम पहले ए और सी को ट्रेवल करेंगे, फिर सी से बी की तरफ, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का प्लस, इन दोनों डिस्टेंसेस का, दैट इज ए सी एंड सी बी, ये क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। क्लियर हो गया? बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जब भी हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तब उसको वैल्यू को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ए से बी की तरफ डायरेक्ट जाएं तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कभी भी जो डिस्टेंस है, कभी भी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो कि अगर आपने रामपुरा से बठिंडा जाना है, ठीक है, और रास्ते में कोई भी आपको डाइवर्जन नहीं है, कि आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप वहां से यहाँ जाकर फिर यहाँ पे बठिंडा जाओगे, तब हमारे पास एक ही पाथ रह जाएगा। तब आपका जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, तो उन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी और सब्स्टिट्यूट नहीं होता, कोई और ऑप्शन नहीं होती जाने के लिए, सिर्फ एक ही पाथ रह जाता है, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा एक डिफरेंस भी बन सकता है। सो क्या लिख सकते हैं हम कि डिस्टेंस की जो वैल्यू है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू उससे क्या होगी? या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप क्या करना ना, जब भी आप पेपर्स में याद करके जाओगे ना, तो आप ये वाली इक्वेशन शॉर्टकट याद रख लेना, ये वाली लाइन आप खुद ब खुद यहाँ वहां पे लिख दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी? इसमें उल्टा कर लो कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है डिस्टेंस के। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकती। बिकॉज जब भी हमारा मोशन होगा तो हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जब भी हम डिस्टेंस कुछ ना कुछ, चाहे थोड़ा सा ही ट्रेवल किया, वो जीरो से बड़ा हो जाएगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। बट डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव कब कहेंगे? कि जब भी हमारी वैल्यू जीरो से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो एक्चुअल में हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आती है? पॉजिटिव, जनरल केस। ठीक है, जीरो कब आती है? तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपका इनिशियल पॉइंट इक्वल हो जाएगा फाइनल पॉइंट के, या पोजीशन की बात कर लो कि जहां से अगर आप चले थे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वहीं पे आप आगे रुके, तब जो आपका आंसर आएगा दैट इज जीरो। क्लियर? नेगेटिव कब होगा? तो जब भी आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करोगे। जैसे मान लो कि आपका डिस्टेंस ये है, ये आपका स्केल मैंने बना दिया, जीरो आ गया। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेवल करने लगोगे तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होएगा?
बढ़ता जाएगा। बट अगर आप एट सम इंस्टेंट कुछ स्टेप बैक आ जाते हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहले हमने एक एग्जांपल भी की थी ड्रंकन मैन की, ठीक है ना, तो उसने क्या किया था, मैन यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, तो वो क्या करता था, 5 स्टेप आगे जाकर 3 स्टेप बैक आ जाता था। 3 स्टेप क्या आ गया, वो बैक आ गया। तो ये वाला जो बैकवर्ड मोशन होता है, दिस इज बैकवर्ड मोशन, जो बैक में हमने मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, तब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो इसने पॉजिटिव एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 5, नेगेटिव एक्सिस में कितना किया, 3, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2। बात क्लियर हुई, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। सो डिस्टेंस की वैल्यू 0 और डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज उसके साथ हम कभी भी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो तो एक्चुअल पाथ कवर होता है कि जितना भी आपने पाथ चला वो उन सभी का आप प्लस कर दो, चाहे आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, लेफ्ट राइट डजंट मैटर, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट में ये मैटर करता है, क्योंकि अभी एक एग्जांपल की थी जिसमें हम राइट साइड को जब मूव किया तब हम उसको पॉजिटिव लिया, जब ऑपोजिट में मूव किया तब हमने उसको नेगेटिव लिया। तो डायरेक्शन मैटर करती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिस्टेंस टेल्स अस अबाउट, डिस्टेंस डज नॉट टेल्स अस about path followed, but displacement tells us about path followed, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो डिस्टेंस है वो हमारा पाथ फॉलो के बारे में नहीं बताता कि कौन सा पाथ उसने फॉलो किया। क्यों नहीं बताता, क्योंकि मान लो कि आपने ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया A to B एंड B to C, तो पाथ फॉलो तो वो तब बताएगा ना जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है ना, कि भैया हमने ये वाला पाथ फॉलो किया और हमें हमारी डेस्टिनेशन का पता चल गया, ठीक है। तो ये वाला जो होता है डिस्टेंस, ये पाथ फॉलो के बारे में नहीं बताता, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ फॉलो के बारे में बताता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव किया अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो A to C जब हम डायरेक्ट जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो बताता है कि पाथ फॉलो कैसे हुआ, ठीक है। सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो भी हमारे पास क्वांटिटी स्केलर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम स्पीड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, सपोज करते हैं कि स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको अगर आपने लिखना है तो या तो आप सिंपली एस लिख दोगे, या आप इसके ऊपर एरो लगाकर साइड में मॉडुलस लगा दोगे। तो ये आपके पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर हमारे पास वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को हम अगर v से डिनोट करें तो v के ऊपर ये एरो लगा दिया, तो ये क्या डिनोट हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो। तो अगर हम एरो के साइड में 2 मैग्नीट्यूड के साइन लगा दें तो वो क्या बन जाती है, स्केलर। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो आगे हम थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, देखो हमने अभी बात की कि जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और
डायरेक्शन भी होती है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो रिप्रेजेंट होगा स्केलर और उसकी डायरेक्शन की मल्टीप्लिकेशन से, स्केलर और उसकी डायरेक्शन की मल्टीप्लिकेशन से। तो स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट, अगर इसको मैंने स्केलर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके साइड में 2 मैग्नीट्यूड लगा दूंगा। क्लियर? अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्केलर प्लस मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो स्केलर को लिखने के लिए हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया इनटू। अब डायरेक्शन को कैसे मेंशन करते हैं, जब भी हम वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये कैप लगा दिया तो ये क्या बन गई, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी वेक्टर को अगर हमने लिखना है तो पहले क्या आएगा, स्केलर इनटू उसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब आते हैं मॉडुलस पे। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो जब हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो तब वो क्या बन जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर को अगर हमने क्या बनाना है, स्केलर बनाना है, तब जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। क्या बताता है ये, डायरेक्शन। अब देखो जो नाम से मेंशन है, नाम में क्या लिखा है, यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर दोज वेक्टर्स होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है 1 के। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो किसी भी हमने वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 1, तो इसमें 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन बताएगा। तो किसी भी अगर आप वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले रहे हो वो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। बात समझ में आई? तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, कैप से। ठीक है, जैसे मान लो अभी वेलोसिटी वेक्टर लिखा है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वी कैप। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, वी कैप। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। ठीक है, तो इसमें देखो हमने वेक्टर्स को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो कोई भी अगर 2 वेक्टर्स है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को हमने इक्वल बनाना है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आने चाहिए, इक्वल। दोनों के जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो दोनों की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन है वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वाला डायरेक्शन अगर नॉर्थ में जा रहा है तो ये वाला किसी और डायरेक्शन में जाएगा, इसी को भी नॉर्थ में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और इनके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, these are those vectors whose magnitude as well as directions are same। ठीक है, तो जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होगी, सेम, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। आगे आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो मैंने बताया था कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो डिक्रीज या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर्स की बात हो रही है यानी डायरेक्शन की बात हो रही है, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दोस वेक्टर्स, या आप बता लो, दैट वेक्टर whose direction is opposite to the given vector is known as नेगेटिव वेक्टर। बात समझ में आई कि जब हमारी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी तब जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा,
नेगेटिव वेक्टर। और हाँ, इसमें एक और बात, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, सिर्फ डायरेक्शन का दिक्कत है, तब जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव वेक्टर बनेगा। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं ए वेक्टर की, ठीक है। तो एक ए वेक्टर है, ए क्या है, बी वेक्टर। तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। तो इस वेक्टर को इसके आप इक्वल लगा के साथ में क्या लगा दोगे, माइनस। तो ऐसे रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक्चुअल में तो इक्वल हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। बात समझ में आई, ठीक है। इनमें क्या है, डायरेक्ट आप इक्वल टू साइन लगाओगे, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर किसी के भी तरफ नेगेटिव साइन आ गया, किसी एक के तरफ नेगेटिव साइन आ गया, वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, मतलब दोनों में अंतर है। समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास वेक्टर्स आते हैं दैट आर को इनिशियल वेक्टर्स। अब जो वर्ड है को का मीनिंग होता है सेम, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक है। तो जो वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम, को इनिशियल वेक्टर्स। सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो अगर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से आप दो वेक्टर्स निकालो, दो डायरेक्शंस निकालते हैं। तो मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है। अब इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, तो इन दो वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, देट आर को इनिशियल वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। तो जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। आगे बात करते हैं को लीनियर वेक्टर्स की, या फिर को प्लेनर वेक्टर्स की। को लीनियर वेक्टर्स और को प्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें बात आई लाइन की और इसमें बात आई प्लेन की, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशन में, लाइन क्या होती है, 1 डायमेंशन में। दोनों का मीनिंग सेम है बट डायमेंशंस का फर्क है। को लीनियर का मीन्स क्या है कि जो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लाई करें, एक ही डायरेक्शन में लाई करें। मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास लाइन है, यानी ओनली एक एक्सिस वैलिड है। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये वाले वेक्टर्स कौन से हुए, को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है, ये मतलब मैटर नहीं करता, बट ये मैटर जरूर करता है कि दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक इसमें है और एक इसमें है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कोप्लेनर में क्या बात करते हैं, हमारे पास दो एक्सिस आ जाती हैं, दो एक्सिस, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, ये वाला, ये जो सभी ये वाला पार्ट होता है ना, जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनको हम प्लेन्स बोलते हैं। तो हमारे पास कितने प्लेन्स है, 4, ठीक है। तो जब भी हमारे पास, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड भी एक तरह का प्लेन है। मान लेते हैं कि ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स, ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई। तो इस पूरी की पूरी एक्सिस में कोई भी कहीं भी दो वेक्टर्स ऐसे पड़े हैं, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये रही, इसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है। तो ये वाले दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। जिन वेक्टर्स का प्लेन सेम होगा, देखो ये वाला वेक्टर भी इसी बोर्ड पे लाई कर रहा है, ये वाला वेक्टर भी इसी बोर्ड पे लाई कर रहा है, इट मीन्स दोनों का जो प्लेन है वो सेम है, इसीलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है localized vectors and non-localized vectors। तो localized का मतलब होता है फिक्स्ड, localized का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि जो वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट
फिक्स होता है उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। ये वाले वेक्टर्स ना को इनिशियल से थोड़े से अलग होते हैं। देखो को इनिशियल का मीनिंग होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, फिक्स हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। इसमें क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको फिक्स दिया जाएगा कि मान लेते हैं हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस इज अ 1 1, ये पॉइंट क्या है 1 1 पॉइंट है। तो जो भी वेक्टर स्टार्ट होगा वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने कंडीशन लगा दी, हमने फिक्स कर दिया कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो इसमें क्या आएगा, नॉन लोकलाइज्ड, इट मींस नॉट फिक्स्ड, कि वो फिक्स नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो दैट वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, नॉन लोकलाइज्ड, जिनका होता है दैट आर लोकलाइज्ड पॉइंट, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको एक बड़ा मतलब डिफरेंस दिखाऊं तो वो ये होता है कि जो भी आपका पोजीशन वेक्टर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका होता है वो ओरिजिन होता है, वो हमेशा जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन कहाँ पे होता है, यहाँ पे, जिसको आप 0 0 बोलते हो, दैट इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। तो जो भी वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा वो सभी वेक्टर्स क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप नाम से ही समझ सकते हो कि जब भी आपका पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट है वो यहाँ पे है, ए पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, कोई किसी ने इस पे फोर्स लगाई या वो खुद से ही मूव कर गया, तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट्स है सिंपल, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम इसने कुछ डिस्टेंस मूव किया, डिस्प्लेस हो गया, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ऐसी डायरेक्शन में मूव किया ना, ए टू बी, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और जब हम इन वाले पॉइंट्स को ओरिजिन से मैच करेंगे लाइक दिस, ठीक है, तो ये वाले जो दो वेक्टर्स निकल के आएंगे, दीज वेक्टर्स आर नोन एज पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो जब भी हम ओरिजिन से बात करेंगे तब वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अब न्यूमेरिकली बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास अभी 3 वेक्टर्स आ गए, फर्स्ट इज ओ ए, ओ बी एंड ए बी। ये जो वर्ड लिखे हैं ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों वेक्टर्स कौन से हैं, पोजीशन वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाले वेक्टर r1 है, ये वाला वेक्टर r2 है, ठीक है। ओ ए जो है वो हमारा r1 वेक्टर है, ये वाला कौन सा है, r2 है। तो ए बी की क्या वैल्यू आएगी, r1 माइनस r2, सॉरी r2 माइनस r1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ पे था, b पे, तो b का वेक्टर कौन सा है, r2, और इसका वेक्टर कौन सा है, r1। तो दोनों में हम डिफरेंस करेंगे, दैट इज r2 माइनस r1। डिस्प्लेसमेंट ऐसी निकलती है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स दिए हैं तो उनका आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में सेम ही कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आपने एडिशन करना है तब आपको ये कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो फर्स्टली आप सब्ट्रैक्शन को चेंज करोगे इन दी
क्वेश्चंस ऑफ एडिशन, देन उसको इस कंडीशन से सॉल्व करोगे। कंडीशन क्या है कि हेड ऑफ वन वेक्टर या फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कोइंसाइड with tail of second vector। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो हम किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पे ये एरो होता है उसको हम बोलते हैं हेड, यहाँ पे एरो नहीं होता इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। तो कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपने दो वेक्टर्स को प्लस करना है तो हेड ऑफ फर्स्ट कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड होगा सेकंड की जो टेल होगी वो कोइंसाइड होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शंस को क्या बनाना पड़ेगा जी, सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। बिकॉज अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो इसका हेड और इसकी टेल कैसे मैच होगी, नहीं होगी ना। आइदर दिस डायरेक्शन, ये दोनों टेल्स आ गई, ये भी नहीं हो सकता। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप इन दोनों का एडिशन कर सकते हो। एडिशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसको उठा के इसकी जो टेल है और इसका जो हेड है वो ऐसे कोइंसाइड कर दोगे, तब जो आप इसका क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला वेक्टर 2i कैप है, ये वाला वेक्टर 2i कैप है, तो इसका जब आप एडिशन कर दोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4i कैप, ठीक है। ये जो i कैप है ये आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होती है, ये यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है, इन दी x डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको आप रहने दो फिलहाल, ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है। ये 2 और 2 तभी प्लस हो पाएंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी और इसका जो हेड है और इसकी जो टेल है वो कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आपको ऑलरेडी जो वेक्टर्स दिए होंगे वो नॉन पैरेलल दिए होंगे। नॉन पैरेलल का यहाँ पे मीनिंग होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिए होंगे, आइदर एक दूसरे की तरफ और ऑपोजिट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसी कंडीशन है, तो अगर हमें इन दोनों का प्लस करना है, हमें प्लस ही करना पड़ेगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे इन्वर्स करना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप रिवर्स करते हो तो आगे कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक है। तो जब आपने इसको रिवर्स किया ये क्या हो गया, ऐसे, ठीक है। तो अब इन दोनों का प्लस हो सकता है, सो दिस इज ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो इनडायरेक्टली ये हो क्या रहा है, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन ही हो रही है, बट इसको आपको समझना कैसे पड़ेगा, इन द सेंस ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई। किसी भी वेक्टर का अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे मान लो अगर आपको कोई भी वेक्टर्स दिए हुए हैं, c माइनस डी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उनको माइनस नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। फिर जो माइनस डी दिया हुआ है इसकी आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, सो दिस बिकम लाइक दैट, उसके बाद ये वेक्टर एडिशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं सिंपली जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आई कैप में ही बताऊंगा आपको, नेक्स्ट नहीं चलेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 5i है, ये क्या है, 3i है, ठीक है। एक तो आपको इसका एडिशन करना है, एक आपको इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर हो गया। तो एडिशन करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली 5i प्लस 3i, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इन दी सेंस ऑफ वेक्टर्स समझो इसको, तो आपको डायरेक्शंस क्या करनी पड़ेंगी, चेंज, बट उनका जो सॉल्व होगा वो सॉल्वेशन में एज इट इज ही आएंगी, लाइक दैट, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप उसको डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तब आपको उनकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप यहीं पे ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करनी है, आइदर बाय स्केलर्स, स्केलर या इसको बोल सकते हो आप रियल नंबर्स, ठीक है, और बाय वेक्टर्स, ठीक है। किसी भी वेक्टर की जो आप मल्टीप्लिकेशन करने लगोगे बाय स्केलर और बाय वेक्टर, वो कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।